कर दिया चक्का जाम। खंडवा में नाबालिग के इलाज के दौरान मौत। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। देरी से गेहूं की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। फ्रेंच बीन की खेती कर रहे सफल किसान से मुलाकात। हमारे राज्य में रबी फसलों में ली जाने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है और प्रदेश में जो किसान भाई धान और हरी मटर की फसल लेने के बाद इसकी खेती करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बुआई के लिए उपयुक्त है। तो आप गेहूं की पछेती किस्मों का चयन करके इसकी वैज्ञानिक तरीके से बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ गोविंद बिहारे। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रबी के मौसम में गेहूं की बुआई चल रही है और जो किसान भाई गेहूं की खेती करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं कुछ जानकारी साझा करना चाह रहा हूं गेहूं की लाभदायक खेती के बारे में। किसान भाइयों, गेहूं की खेती के लिए भूमि का चयन और तैयारी करते हुए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कैसे करना है, आइए जानते हैं। किसान भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेहूं मध्य प्रदेश में रबी की प्रमुख अनाज वाली फसल है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सिंचित एवं असिंचित परिस्थितियों में इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, गेहूं की उचित पैदावार प्राप्त करने के लिए भूमि का चयन एक महत्वपूर्ण कार्य है। गेहूं की खेती उचित जल प्रबंधन के साथ सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अधिक पैदावार या उत्पादन प्राप्त करने के लिए गहरी एवं मध्यम दोमट भूमि अधिक अच्छी मानी जाती है। बीज के उचित जमाव हेतु पलेवा लगाकर गेहूं की बुआई करें। किसान भाइयों, गेहूं की उचित पैदावार प्राप्त करने के लिए खेत की तैयारी भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। सिंचित गेहूं की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खरीफ फसल कटने के तुरंत बाद ही जमीन की परिस्थिति के अनुसार जुताई करें। खेत की मिट्टी को पोली एवं समतल बनाने के लिए जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं। खेत में ढेले न बने और पूर्व फसल के ठूठ आदि निकाल दें। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग जरूरी होता है। तो आप गेहूं की संचित दशा में देरी से बुवाई कर रहे हैं तो इसके लिए यूरिया 176 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 248 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 34 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। इसमें से यूरिया की आधी मात्रा और सिंगल सुपरफास्ट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय करें।
इसके बाद बची हुई यूरिया की आधी मात्रा का उपयोग प्रथम सिंचाई के बाद खड़ी फसल में छिड़काव करने से फसल की अच्छी पैदावार होती है। किसान भाइयों, गेहूं की उचित पैदावार प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों का चयन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। उन्नत किस्मों के रूप में MP 4010, HI 1418 जिसको नवीन चंदोसी के नाम से भी जानते हैं, GW 173, HD 2285, HI 1454, HD 2864, HI 8498 महत्वपूर्ण किस्में हैं। किसान भाइयों, गेहूं का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए गेहूं की वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, गेहूं की उचित पैदावार प्राप्त करने के लिए बीज की मात्रा भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। बीज की मात्रा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, 1000 दानों के वजन के आधार पर बीज की दर निर्धारित करें। सामान्यतः 1000 दानों का वजन 38 ग्राम तक होता है, तो उस किस्म के बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। बड़े आकार वाले दानों के लिए बीज की मात्रा 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कर लेनी चाहिए। देरी से बोने की अवस्था में बीज की दर 20 से 25% बढ़ोतरी करना तथा रासायनिक खाद में 20 से 25% कमी करना आवश्यक है। किसान भाइयों, गेहूं की अच्छी और अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए फसल को रोगों से बचाना काफ़ी आवश्यक है। इसलिए बीज बोने से पहले किसान भाइयों को बीज उपचारित कर लेना चाहिए। बीजोपचार के रूप में कार्बोक्सिन 1.5 से 2.5 ग्राम तथा कार्बेंडाजिम 2.5 से 3 ग्राम दवा का प्रति किलो बीज की के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की उचित पैदावार प्राप्त करने के लिए बोने के समय का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय पर बुआई करने पर गेहूं की उचित उपज प्राप्त होती है। गेहूं की बुआई समय से एवं पर्याप्त नमी पर करनी चाहिए। जैसे जैसे बुआई में विलंब होता जाता है, गेहूं की पैदावार में गिरावट की दर बढ़ती जाती है। देर से पछेती बुआई सिंचित क्षेत्र में करने पर 15 दिसंबर तक का सर्वोत्तम समय माना जाता है। बुआई हल के पीछे कूड़ों में या सीड ड्रिल द्वारा भूमि की उचित नमी में करें। किसान भाइयों, कतार से कतार की दूरी एवं पौध से पौध की दूरी भी महत्वपूर्ण कार्य है। जैसा किसान भाई आप जानते हैं, सिंचित एवं देरी से बुआई करने वाले किसान भाई 15 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और पौध से पौध की दूरी 6 से 7 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। जहां तक संभव हो फर्टी सीड ड्रिल का उपयोग करें। बीज को अधिक गहरा ना बोए। ऊंचे गेहूं की बुआई 5 से 6 सेंटीमीटर एवं बोनी किस्म की बुआई 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए। यहाँ ध्यान दें कि कल्ले निकलने के बाद प्रति वर्ग मीटर 400 से 500 बाली युक्त पौधे अवश्य उपलब्ध हो, अन्यथा इसका उपज पर कुप्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करते हुए सिंचाई कब और कैसे करना है, आइए जान लेते हैं। किसान भाइयों, अगर रसायनों द्वारा हम खरपतवार को नियंत्रण करते हैं तो रासायनिक विधियों का उपयोग हम करते हैं। रासायनिक विधि यह पद्धति सबसे प्रभावी पद्धति है। पेंडेमिथिलिन, जिसको हम स्टाम के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रयोग 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन के अंदर करें। अगर कोई किसान भाई सिंचित एवं देरी से बुआई कर रहा है तो उसको 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, अगर बात करें सिंचाई की विधियों की तो क्यारी विधि, स्प्रिंकलर मेथड और बॉर्डर मेथड के द्वारा आप सिंचाई कर सकते हो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सबसे अच्छी विधि जो है वो स्प्रिंकलर मेथड होती है। जो किसानों को स्प्रिंकलर मेथड के द्वारा अगर वो सिंचाई करते हैं तो गेहूं की अच्छी उपज उनको प्राप्त होती है और यह विधि अन्य विधियों की तुलना भी काफ़ी अच्छी होती है और सभी गेहूं के सभी पौधों को पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरीके से पानी मिलता है, जिससे कि उनकी वृद्धि और विकास अच्छी तरीके से होता है और उत्पादन भी हमको अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को करीब 6 करोड़ की राशि का ट्रांसफर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन पैसे का किया ट्रांसफर। बिलासपुर में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। आरक्षण को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सभी पिछड़े वर्ग को देना चाहती है रिजर्वेशन। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक, हाथ जोड़ो अभियान और राष्ट्रीय अधिवेशन पर चर्चा। बैठक में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल। आरक्षण को लेकर नारायण चंदेल का बड़ा बयान, बिना तैयारी के पेश किया गया बिल, चुनाव आयोग से भी कोई परामर्श नहीं। आरक्षण संशोधन विधेयक पर तकरार जारी, पीसीसी चीफ ने राज्यपाल पर
और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंच बीन की मांग अब बढ़ रही है, इसीलिए इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। इसकी खेती से आप भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए आज आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश और मिलवाते हैं ऐसे ही प्रगतिशील किसान पदम चौधरी से, जो छोटे से एरिया में फ्रेंच बीन की खेती करके अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। फ्रेंच बीन, जिसे राजमा भी कहते हैं, इसके दानों और फलियों की अच्छी मांग रहती है और इसके फलियों की तो मांग बहुत अधिक है। फलियों का प्रयोग सब्जी के रूप में तो होता ही है, होटलों में भी इसके कई तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। फ्रेंच बीन की खेती ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों सहित मैदानी क्षेत्रों में भी की जा रही है। मैं शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और 2020 जुलाई में सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद मैंने जो है कृषि को अपनाया है। ये हमारी अपनी ज़मीन है। मैंने इस खेत में जो है कीवी लगाया है। साइडों में जो है आप देख रहे होंगे इसमें पलम है लगे हुए, तो मैं इसका बगीचा तैयार करूँगा कीवी का और पलम का साथ में मैंने इसमें बीन लगाई है। ये थोड़ा लेट लगी, अगस्त में लगाई है, वैसे जुलाई में लगनी चाहिए। हम लेट हो गए थे थोड़ा बारिश के कारण। तो इसमें जो है हमने सीड जो है ग्रीनलैंड का श्रेया बीज लगाया है। इसमें लगभग 4 किलो बीज जो है लगा है। इसकी हमने पहले जो है इसमें प्लोइंग पावर टिलर से की है और फिर उसके बाद इसमें सारा साफ़ सफाई करके फिर इसमें 1.5 फुट की दूरी पे लाइनें लगा के फिर इसमें सीड जो है लगाया है। इन्होंने 10 बीसा एरिया पर फ्रेंच बीन की फसल लगाया है, जिसे इन्होंने अगस्त माह में लगाया है। इस क्षेत्र में फ्रेंच बीन लगाने का सही समय फरवरी माह से जुलाई माह तक है। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में जहां पर सर्दी अधिक होती है, वहां इसकी बुआई 2 बार अक्टूबर और फरवरी माह में की जा सकती है। हल्की ठंड वाले स्थानों पर नवंबर माह तक बुआई कर सकते हैं। इन्होंने खेत की तैयारी के समय 20 से 25 कुंतल गोबर की खाद दी थी। रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया था। इसमें हमने थोड़ा जैसे सीड उगा है तो थोड़ी छुपाई की, उसमें थोड़ा यूरिया डाला और थोड़ा ये अपनी घर की गोबर जो है खाद वो भी डाली है। पूरे खेत में लगभग 10 किलो यूरिया डाला होगा, ज़्यादा नहीं डाला, मतलब कम डाला है। इसमें हमने गोबर का खाद ज़्यादा डाला है। तो ये काफ़ी दिनों बाद हमने इसमें प्लोइंग की है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये रूखा है खेत। तो फसल जो है वैसे तो अच्छी है कुल मिला के, पर इससे अच्छी होनी चाहिए थी। बारिश के कारण जो ये इतना हम इससे फ़ायदा नहीं ले पाए। बारिश अधिक हुई, लगातार हुई, उसकी वजह से इसमें जो है थोड़ी बीमारी भी लगी है। हमने स्प्रे भी की है, हमने लिथिल की स्प्रे की और बेबिस्टन और डाइथिन की भी की, जैसा डॉक्टरों ने निर्देश दिया उनसे कंफर्म किया था मैंने यूनिवर्सिटी से। साथ में थोड़ी मात्रा में की हमने, जैसे ml होता है इसमें एक ढक्कन, उसमें ढक्कन में दवाई बताई होती भी इतने ml डालनी है। तो एक पंप में मतलब यानी कि 10 ml की जो है हमने वो किया है यूज़। इसमें 4 बारी स्प्रे कर दी हमने। तो सिंचाई के लिए इसमें हमारे पास अपने टैंक है बने हुए और उसमें नेचुरल सोर्स है, वो भरता रहता है। तो हमने इसकी सिंचाई जो स्प्रिंकलर से की है, स्प्रिंकलर लगा हुआ है खेत में ही पर साथ में है। इसके 2 तुड़ान कर दिए हैं, तो इसमें लगभग 4 तुड़ान निकलते हैं। तो इस बारी थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा कम है, पर वैसे 4 तुड़ान निकलेंगे। आज तीसरा तुड़ान है, अभी 1 तुड़ान और निकलेगा। इसमें लगभग इतना ही निकलेगा, 2-2.5 क्विंटल के आसपास। उसमें मंडी में कम से कम कोई 10 क्विंटल के आसपास मंडी भेजा है। शुरू में जो हमें इसका बीन का दाम जो है बहुत अच्छा मिला है, 70 रुपये तक गया है और लास्ट में जो है 40-45 तक भी बिका है। आजकल भी 45-50 है रेट इसका। इसमें जो है मतलब इनके टोटल जो है हमारा 15 क्विंटल के आसपास जो है बीन निकल जाएगा लगभग। और औसतन जो है हमारे को इसमें रेट का जो है 50 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलेगा लगभग। और इसमें खर्चा जो है हमारा 20 और
20-22 हज़ार के आसपास आया होगा लगभग, और ये सारा कुछ मिला के इसमें है। तो मतलब यानी कि प्रॉफिट जो है हमारा 50 के आसपास है, इसमें 50,000 के आसपास। अभी तक 2 तुड़ाइयों से 10 कुंतल उपज ले चुके हैं और 5 कुंतल तक उपज मिलने की संभावना है और औसतन 5,000 रुपए प्रति कुंतल के बाजार भाव से बेचते हैं, जिससे कुल लगभग 75,000 रुपए आय मिलने की संभावना है। 20,000 रुपए तक की लागत आती है, यानी इन्हें लगभग 50 से 55,000 रुपए तक शुद्ध लाभ मिल सकता है, जो कि छोटे से एरिया पर बहुत अच्छी आमदनी है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को करीब 6 करोड़ की राशि का ट्रांसफर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन पैसे का किया ट्रांसफर। बिलासपुर में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। आरक्षण को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सभी पिछड़े वर्ग को देना चाहती है रिजर्वेशन। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक, हाथ जोड़ो अभियान और राष्ट्रीय अधिवेशन पर चर्चा। बैठक में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल। आरक्षण को लेकर नारायण चंदेल का बड़ा बयान, बिना तैयारी के पेश किया गया बिल, चुनाव आयोग से भी कोई परामर्श नहीं। आरक्षण संशोधन विधेयक पर तकरार जारी, पीसीसी चीफ ने राज्यपाल पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, सूकर पालन कम समय में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है और जो युवक पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, उनके लिए आय की दृष्टि से ये बेहद लाभदायक है, क्योंकि सूकर में साधारण आहार को मांस में परिवर्तित करने की अत्यधिक क्षमता होती है। इस कारण से रोजगार की दृष्टि से ये पशु बेहद अच्छा होता है। तो आप कैसे करें सूकर पालन, इसकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार से। किसान भाइयों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है सूकर पालन। तो सूकर पालन में हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अगर हमें सूकर पालन की तरफ चलना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे सबसे पहले हमको क्या है, एक अच्छे शेड का निर्माण करना पड़ता है, और वो शेड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप पिगलेट भी रख सकें और जिसमें आप मादा भी रख सकें, जिसमें आप कुछ नर भी रख सकें, क्योंकि आपको नर, मादा, पिगलेट और फिर ग्रोवर, बीच में एक स्टेज आती है ग्रोवर, उनको भी रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आपको अपना शेड उसी हिसाब से बनाना है ताकि शेड में पर्याप्त जगह हो। शेड में फिर आपके चारों तरफ से रोशनी आ सके। शेड में फिर जैसे वातावरण जो है, बाहर से हवा अंदर आ सके, अंदर से बाहर जा सके, नहीं तो शेड जो है सफोकेटिंग हो जाता है। फिर बिजली की पर्याप्त वहाँ पे सप्लाई हो। पानी का सप्लाई इतना अच्छा हो कि हर शेड में आपके पानी उपलब्ध हो सके। किसान सूकर पालन की शुरुआत करते हैं तो उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। सूकर पालन कोई भी किसान कर सकता है और इसके लिए सरकार द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके मांस में प्रोटीन होने की वजह से इसके मांस की मांग अधिक है। मादा सूकर एक बार में 10 से 12 बच्चों को जन्म देती है और इस व्यवसाय में इनके रहने के स्थान और अन्य सामग्री पर कम निवेश की आवश्यकता होती है। देश में सूकर की काफी प्रजातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंड्रेस, हल्का सफेद यॉर्कशायर, हैम्पशायर, ड्यूक इंडिजीनियस और घंघरू, साथ ही झारसूक आदि अधिक प्रचलित हैं। जानवर रख लिए, उसके बाद फिर आपको ये लगता है कि अब इसको खिलाने की समस्या, दाने की, चारे की, ये सारी समस्याएं जो आती हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमें उसको जो है न्यूट्रिशियस आहार देना चाहिए
और उस आहार के लिए वो चीज़ें चुननी चाहिए जो आसपास आपके अवेलेबल है। रेडीमेड फीड भी आते हैं, लेकिन रेडीमेड फीड थोड़ा सा आपको महंगे पड़ेंगे, इसलिए आपको फॉर्मुलेशन करने में, जैसे फॉर्मुलेशन करना है तो मक्के को आप 40% रखें और 20% राइस पॉलिश रखें, 20% राइस ब्रान रखें और जीएनसी लगभग 18 से 20% रखें और उसी बीच में 1-2% आप सॉल्ट या मिनरल मिक्सचर मिला सकते हैं, उसमें मिला करके आप अपने राशन का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड सा राशन है जिसको हम लगभग सभी जानवरों में दे सकते हैं और उनसे आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आसपास के होटल या रेस्टोरेंट से अनुबंध करना चाहिए, उनसे बात करके रखनी चाहिए और उनसे बात करने के बाद हमको कुछ जो है वहाँ से वेस्ट मटीरियल, जैसे होटल चल रहे हैं तो वहाँ पता चला आधा ड्रम 1 ड्रम वेस्ट निकल आता है 1-2 दिन में, फिर इसी तरह रेस्टोरेंट चल रहे हैं या आर्मी की मेस है या कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी मेस है, तो ये सभी जगह मेस में हमें बात करके रखनी चाहिए, एक उनसे अनुबंध करके रखना चाहिए। आपको 2 से 3 ड्रम आपको माल को रेगुलर सप्लाई कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें। या फिर मान लीजिए सब्जी मंडी आसपास है तो वहाँ से आप कलेक्शन कर सकते हैं, बहुत सारा वेस्ट सब्जी मंडी से। इन सारी चीज़ों को अगर आप कलेक्ट करके अपने फार्म पर लेकर आते हैं तो आपका जो राशन का कॉस्ट है वो आधा हो जाएगा। तो आधा मटीरियल 50% मटीरियल अगर आप इस तरह से कलेक्शन करके खिला देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मुनाफे में बहुत बड़ा इजाफा मिलेगा। और अपना थोड़ा सा फार्म पर सबसे ज़रूरी है वो ये है कि साफ़ सफाई रखें, ताकि कोई भी इस तरह की बीमारी अगर आसपास भी फैल रही है या इधर से आ रही है तो एक पशु से दूसरे पशु में ना जाए। अंदर भी आप डेली वहाँ पे साफ़ सफाई करवाएं, ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि उनमें दुनिया भर की खुजली वाली बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो दुर्गंध भी आएगी और जितना ये वेस्ट मटेरियल निकलता है इसको निकाल करके आप बाहर एक गड्ढे में डंप करके कंपोस्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी खाद बनती है और उस खाद को निकाल करके आप अपने खेतों में देखेंगे तो आपकी उर्वरा बढ़ जाएगी। फिर तीसरी चीज़ ये आती है कि हमें बीमारियों की रोकथाम। बीमारियों की रोकथाम का मतलब है कि हम कोई बीमारी होने ही ना दें, क्योंकि बीमारी होने के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमें वैक्सीनेशन पे ध्यान रखना चाहिए, टीकाकरण पे। और टीकाकरण के लिए जो प्रमुख जो 2 बीमारियां हैं वो हैं एचएस और स्वाइन फीवर। तो हम ये देखें कि स्वाइन फीवर का टीका हमें सर्दियों से पहले लगा देना चाहिए, सितंबर-अक्टूबर के आसपास। इसी तरह जो एचएस का टीका है वो हमको गर्मियाँ शुरू होने से जस्ट पहले लगा देना चाहिए, मार्च-अप्रैल के आसपास। तो ये 2 बीमारियां प्रमुखता से यहाँ पर एपिडेमिक की तरह हैं, एंडेमिक की तरह हैं और ये फैलती हैं आसपास के फार्मों में। तो इन 2 बीमारियों को प्रमुख रूप से हमको टीकाकरण करना चाहिए ताकि ये दो बीमारियां काबू में रहें। सुअर पालन के लिए सरकार ऋण भी उपलब्ध करवाती है और इस व्यवसाय की शुरुआत के लिए वैसे तो आने वाला खर्च उनकी संख्या, प्रजाति और रहने की व्यवस्था पर निर्भर करता है। व्यवसाय में आने वाले खर्च के लिए कुछ सरकारी संस्था जैसे नाबार्ड और सरकारी बैंकों द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक और नाबार्ड के कार्यालय से इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सुकर पालन में बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। मार्केटिंग को आप अच्छे से टैकल कर लें, उसकी फीडिंग को अच्छे से टैकल कर लें और बीमारियों को टैकल कर लें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवरी, जिला जबलपुर के कृषक जगन गुर्जर ने। ये आंवला के बाग में कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगन गुर्जर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आंवला की यदि बागवानी किसान करता है तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। कुछ समय पहले इसके बाग काफ़ी मात्रा में हुआ करते थे। प्राय यह जंगली पौधा है तथा शुष्क जलवायु में अच्छी तरीके से पनपता है। किसान भाई, जो आंवला है इसकी खेती व्यावसायिक तौर पे की जा रही है। इसके लिए हमें मुख्य तौर पे इसमें लगने वाले कीट एवं बीमारियों का सही समय पे यदि प्रबंधन कर दिया जाए तो हम इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, इनका किस प्रकार से हम यांत्रिक, जैविक, रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, आंवले का प्ररोह पिटिका या शूट गाल बनाने वाला कीट या जुलाई से सितंबर तक आंवले की टहनी की शिखा में छेद करके भीतर बैठ जाता है, जिससे टहनियों में गांठ बनने लगती है, जिसके कारण गांठ के ऊपर टहनी की बढ़वार बिल्कुल रुक जाती है, जिससे पुष्पन और फलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
इस कीट का प्रकोप नर्सरी के पौधों और पुराने फलदार वृक्षों में अधिक होता है। इस कीट से बचाव के लिए पेड़ बहुत घने नहीं होने चाहिए। गॉल वाले प्ररोहों काटकर कीड़ों सहित नष्ट कर देना चाहिए। जिन बागों में इसका प्रकोप लगातार होता रहता है उसमें 0.05% मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशी का छिड़काव मौसम की शुरुआत में करें। यदि आवश्यकता हो तो दूसरा छिड़काव 15 दिनों के बाद करें। सबसे पहले जो कीट है इसमें आंवला में छाल भक्षी कीट है, इसको इंटरबेला टेट्रोनिस कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है। तो किसान भाई ये कीट जो आंवला के पौधे हैं इसके छाल को खाता है। साथ में ये छाल को खाते हुए इसमें जो तना होता है उसमें छेद करता है। साथ में इसका जो टिश्यू है इसको नष्ट करके बाद में पौधा सूखने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले तो जो आपका जो आंवला का बाग लगा है इसकी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जो आसपास घास सूखता है उसे आप साफ कर दें। साथ में जो इसके जो प्ररोह है नए, इसके आसपास हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। साथ में जो कीट में छेद होते हैं उसमें हमें तार डाल के और उसमें साथ में जो डाइक्लोरोवास है इसकी दवा को इसमें डाल देना चाहिए तथा छेद बंद कर देना चाहिए, जिससे आंवला में एफिड कीट, जिसे हम माहू कीट के नाम से जानते हैं, इसका प्रकोप सितंबर माह में सबसे अधिक होता है। यह कीट पेड़ों में नए प्ररोहों के अग्रभाग पर होता है। निम्फ और वयस्क दोनों रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पेड़ की वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे पुष्पन और फलन प्रभावित होता है। प्रभावित पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सूख कर गिरने लगती हैं। इसके नियंत्रण के लिए प्रकोप के शुरुआत में ही प्रभावित पत्तियों और प्ररोहों को काटकर कीड़ों सहित नष्ट करना चाहिए। अधिक प्रकोप होने पर इमियोडोक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। आंवला एक बहुत ही स्वादिष्ट एवं पाचक फल है। साथ में इसमें विटामिन सी बारवाडेस चेरी के बाद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तथा इसमें जो विटामिन सी है 600 mg प्रति 100 ग्राम के हिसाब से पाया जाता है, जो कि एक विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। मुख्य तौर पे इसमें लगने वाले कीट एवं बीमारियों का सही समय पे यदि प्रबंधन कर दिया जाए तो हम इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।